तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आमतौर पर अगर पुलिस वाले सच में काम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात को हम लोगों ने कई कहानियों में देखा, कई कहानियों में जाना भी, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए और आज भी एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसी कहानी हम लोगों के सामने आ गई है। इस कहानी को अगर ठीक से समझ लें और ठीक से जान लें तो शायद ये बहुत सारे पुलिस वालों के लिए, बहुत सारे पुलिस स्टेशनों के लिए एक नज़ीर साबित होगी। अब ऐसा क्यों? तो पहले आप एक कहानी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के दमोह में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के एक मुखिया थे जिनका नाम था लक्ष्मण। ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी, ठीक ठाक पैसा था, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। कहते हैं कि पूरे इलाके में इनका बड़ा नाम था, तमाम लोग इनकी इज्जत करते थे, तमाम लोग इनको बड़ा प्यार करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। पैसे वैसे भी ये बढ़िया कमा रहे थे, इस वजह से एक रसूखदार इंसान थे। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, काम धंधा बढ़िया चल रहा था। इनकी पत्नी यशोदा, वो भी बड़े अच्छे स्वभाव की महिला, पूरे समाज को वो भी जोड़ के रखती थी। इनका एक बेटा था जिसका नाम था जयराज। अब इकलौता बेटा, पूरा परिवार बेहद प्यार करता था। बेटे को अच्छे से पढ़ा रहे थे, अच्छी परवरिश दे रहे थे, हर उसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, हर संभव संस्कार दे रहे थे, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान मार्च साल 2023 आ जाता है। मार्च साल 2023, हल्की हल्की ठंडी अभी भी पड़ रही थी और 28 मार्च की बात है। 28 मार्च साल 2023 को जो इनका बेटा जयराज था अपने घर से खेलने निकलता है। अब अपने घर से खेलने निकलने के बाद कुछ दूर तक गया। इधर माँ बाप अपने कामों में बिजी थे, इस उम्मीद में कि चलो कुछ देर खेल के अभी लौट आएगा। शाम हो गई। अब आमतौर पे हर घर पे लिमिट होती है कि बच्चे इतनी देर तक आएंगे, उसके बाद अगर आते हैं तो वो गलत है, फिर वो एक तरह से गुस्ताखी में आ जाता है कि तुमने समय सीमा को क्रॉस कर दिया। उसके बाद डांट पड़ती है, पिटाई भी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ लिमिट जयराज के लिए भी सेट था कि शाम के 7 बजे तक तुम आ जाओगे घर पे। अब ये तमाम चीज़ जयराज के भी दिमाग में थी, तो कभी वो लेट करता भी नहीं था। लेकिन 28 तारीख को जयराज 7 बजे तक लौट के नहीं आता। अब जब लौट के नहीं आता तो फिर माँ थोड़ी सी नाराज होती है, पिता तो काम पे ही था। जब नाराज हुई तो फिर उसने कहा कि पता करो भाई, कुछ लोगों को भेजा बाहर। अब बाहर भेजा, वहाँ कहीं पता चला नहीं। अब माँ और परेशान। उसने कहा कि लगता है कहीं बाहर दूर निकल गया खेलने, और पता किया, वहाँ भी कहीं कोई जानकारी नहीं। देखते देखते 8 बज गए और जब 8 बज गए तो माँ पूरी तरह एकदम परेशान। बदहवास उसने पिता यानी लक्ष्मण को फ़ोन किया और बताया कि जयराज आज घर पे आया नहीं। अब जयराज भी भागा भागा आया कि भाई क्या बात होगी, कैसे नहीं आया। उसके बाद अब पिता भी अपने तरीके से खोजने की कोशिश कर रहा। रात के लगभग 10 बज गए और 10 बजते बजते तो पूरे इलाके में एक तरह से हड़कंप मच गई कि जो लक्ष्मण का बेटा जयराज था वो कहीं गायब हो गया है। तमाम पड़ोसी सड़क पे आ गए, सब लोग खोजने निकले। तमाम दोस्तों से पूछा गया कि क्या तुम्हारे घर पे तो नहीं रुक गया। जहाँ जहाँ वो जाता था हर उस जगह पे जाके पता किया गया, लेकिन ना ही कहीं से कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं से कोई डिटेल मिली। हैरान परेशान माँ बाप दर बदर भटक रहे हैं, अपने इकलौते बेटे को खोज रहे हैं। लेकिन पूरी रात लगभग गुजर गई, कहीं से कोई जानकारी नहीं। इधर जब रात गुजर गई और कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो माँ बाप का तो मानो कलेजा ही बैठ गया था कि कहाँ चला गया। हर संभव जगह पे वो खोजने की कोशिश कर रहे थे, मन में तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे। इसी दौरान किसी ने उनसे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। क्योंकि अच्छा खासा पैसा था, अच्छा खासा रसूख था, तो हो सकता है किसी ने किडनैप किया हो। अब जब सुबह हुई अगले दिन यानी 29 तारीख को, तो पिता जो थे यानी लक्ष्मण, जब उनके बेटे का कहीं कुछ पता नहीं चला, इधर तमाम जगह खोजबीन कर ली थी अपने तरीके से, तब वो भाग के पहुंच गए पुलिस स्टेशन और कहा कि साहब हमारा जो बेटा है वो गायब है, आप उसको खोज दीजिए। और साथ ही वहीं जो लक्ष्मण थे उन्होंने एक इनाम की घोषणा कर दी और कहा कि अगर हमारे बेटे के बारे में कोई बताता है या फिर किसी ने किडनैप किया है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा हमसे अभी ले ले। 5 लाख रुपए का उन्होंने इनाम भी रखा और कहा कि 5 लाख पता बताने वाले को
या फिर कोई जानकारी देने वाले को इनाम के तौर पे दिया जाएगा, उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। बस शर्त एक है कि हमारा जो बेटा है उसे सकुशल घर पे वापस भेज दिया जाए। अब ये इनाम की घोषणा जब पिता ने की तब एक उम्मीद की किरण कि शायद किसी ने अगर किडनैप किया होगा या फिर कोई और बात होगी तो बच्चा मिल जाएगा। तमाम और लोग जो शायद बच्चे को देख रहे होंगे, जिनके आसपास वो बच्चा खेल रहा होगा, दौड़ रहा होगा या फिर खो गया होगा, हो सकता है पैसे के लिए वो भी थोड़ी सी मशक्कत करके बच्चे को लाके पहुंचा दे। अब इस इनाम के साथ जो लक्ष्मण थे उन्होंने बच्चे की तस्वीर तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करवाई, फेसबुक ग्रुप में शेयर करवाया, तमाम अलग अलग और जगह पोस्ट किया, थाने पुलिस की मदद ली। हफ्ते भर गुजर गए, कहीं से कोई जानकारी पुलिस वालों के हाथ नहीं लगी और ना ही कोई ऐसा किडनैपिंग का फोन आया और ना ही कोई ऐसी जानकारी पिता के पास पहुंची। अब इधर हफ्ते भर जब गुजर गए तो पिता का भी कलेजा बैठ गया कि यार अगर किडनैपिंग हुई होती तो कोई फोन तो करता, और 5 लाख का इनाम भी मैंने रख दिया, तब भी कोई जानकारी नहीं। बदहवास पिता अपने बच्चे को खोज रहा, पुलिस वालों पे प्रेशर बना रहा। पुलिस वाले भी कह रहे कि हाँ आप जाइए, हम अपने तरीके से खोज रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा। जो जयराज था, ना ही उसकी कोई जानकारी मिली, ना ही वो कहीं देखा गया और ना ही इसकी किसी ने सूचना दी। लगभग महीने भर गुजर गए। महीने भर गुजर गए, पुलिस वाले अपने तरीके से खोजबीन करके थक चुके थे, परिवार वाले अपने तरीके से खोजबीन करके थक चुके थे। हर एक मंदिर, हर एक जगह माँ बाप अपने तरीके से मन्नतें मांग रहे थे। हर आदमी जो कोई जान सकता था, जो कोई मदद कर सकता था, दोस्तों से, रिश्तेदारों से गिड़गिड़ा के पूछताछ कर रहे थे। इनाम की जो रकम थी उसको बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन ना ही कहीं से कोई जानकारी मिली, ना ही बच्चे का कुछ पता चला। लगभग 1.5 महीने गुजर गए और फाइनली 14 मई आ जाता है। 28 मार्च को ये बच्चा गायब था, 14 मई आ गया। अब 14 मई आ गया और 14 मई को अचानक से गांव में कुछ लोग अपने खेतों में कटाई कर रहे थे। अब उन्होंने कटाई की, अचानक से एक किसान की नजर एक कंकाल पे पड़ती है। अब जैसे ही उस कंकाल को किसान ने देखा, फौरन चीखता हुआ बाहर निकला, आसपास के तमाम लोगों को बताया। इसी दौरान किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस भी भाग के आती है। आने के बाद देखा तो पूरी तरह एक कंकाल, ना ही कोई मांस का टुकड़ा, ना ही कुछ और, पूरी तरह एक सफेद कंकाल। उस पे जो इंसान की स्किन है वो चिपटी हुई है और शरीर पे कुछ कपड़ा है, एक बेल्ट है, एक चप्पल है। अब ये चीज जब पुलिस वालों ने देखी, अब एक सवाल कि ये कंकाल आखिर किसका है। फिर उन्हें याद आया कि कंप्लेन दर्ज हुई थी। अब कंप्लेन जब दर्ज हुई थी तो फिर कंप्लेन किसने किया था, तो पता चला लक्ष्मण ने। तो पुलिस ने कहा भाई उनको बुलाओ। अब लक्ष्मण अपनी पत्नी यशोदा समेत जब ये सूचना पाते कि कंकाल मिला है, तो अब सोच के देखिए एक माँ बाप के कलेजे पे क्या बीती होगी। बेचारे भागते हुए वहां जाते हैं। जाने के बाद जब उस कंकाल को देखते हैं, देखने के बाद फूट फूट के रोने लगते हैं और कहते हैं कि साहब ये हमारा बेटा है। अब पुलिस वालों ने कहा कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ना ही कोई स्किन है, ना ही कोई शकल है, एकदम कंकाल है। अब कंकाल देख के आपके कैसे बता दिया। तब उन्होंने कहा कि जो कपड़े हैं, यानी जो टी शर्ट है और जो लोअर है, जो चप्पल है, जो बेल्ट है और भी जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे बेटे की हैं और जिस दिन ये गायब हुआ था ये तमाम चीज़ें उसने ही पहन रखी थी। इस वजह से हमें पूरा यकीन है कि हमारा बेटा भी है, और हाथ में कड़ा वड़ा भी था, उस वजह से भी। पुलिस वालों ने पूरी बात सुनी, लेकिन कहा कि नहीं, हम ऐसे आपको बॉडी नहीं सौंप सकते, क्योंकि कंकाल है, कोई शक्ल तो है नहीं। अब टी शर्ट से हम कैसे मान लें, तो पहले तो अब हमें डीएनए कराना होगा। पुलिस वालों ने जब ये बात बोली तो लक्ष्मण और यशोदा ने कहा कि भाई आप क्या बात करते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, ये कपड़ा हमारे बच्चे का है और जो काठी कंकाल की है वो हमारे बच्चे से मैच कर रही है और कोई क्लेम करने वाला है नहीं, तो कायदे से बॉडी हमारे बच्चे की, आप हमें दे दीजिए, हम अंतिम संस्कार करवा दें कम से कम। और जो आरोपी है जिसने कत्ल किया, आप उसे पकड़ लीजिए। पुलिस वालों ने कहा कि नहीं सर, ये हमारे रूल बुक के खिलाफ है कि हम आपको ऐसी बॉडी दे दें, हमें डीएनए तो कराना होगा। परिवार वालों ने कहा कि ठीक है, लेकिन जल्दी करवाओ। कहा कि अब इसमें तो वक्त लगेगा, तब तक ये बॉडी हमारे कब्जे में रहेगी, तब तक हम इसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। अब उस कंकाल को पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद अब उसका पोस्टमार्टम करवाया। उसमें पता चला कि गला दबा के हत्या हुई है। उसके बाद अब डीएनए सैंपल पिता का और माँ का और उस जो कंकाल मिला था उसका लेके
सागर के एफएसएल को भेजा गया फॉरेंसिक लैब, इस उम्मीद में कि डीएनए अगर मैच हो जाए तो फिर जो बॉडी है परिवार वालों के हवाले कर देंगे। अब डीएनए कितने दिन में आता है आप जानते ही हैं, कोई 2-4-10 दिन का खेल तो है नहीं, काफ़ी टाइम लग जाता है, और खासकर अगर हाई प्रोफाइल केस ना हो तो महीनों लग जाते हैं। बड़ा केस हो जिस पे मीडिया की नज़र हो, जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना हो तो बात अलग की है। अब एक कंकाल, 2 डीएनए सैंपल, ये तमाम चीज़ें पुलिस की गिरफ्त में, हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है। फाइनली जो डीएनए रिपोर्ट है वो आ गई। डीएनए रिपोर्ट आई, परिवार वालों को बुलाया गया और कहा कि डीएनए रिपोर्ट आ गई। परिवार वाले खुश कि चलो कम से कम अब बॉडी मिल जाएगी। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि रिपोर्ट तो मैच ही नहीं हुई। अब मैच नहीं हुई इसका क्या मतलब? अगर बेटा था तो मैच होना चाहिए था। तब जब इसके बारे में पता किया गया तो कुछ और कहानी पता चली। दरअसल जो लक्ष्मण और यशोदा थे, इनकी कोई औलाद हो नहीं रही थी, लिहाजा इन्होंने आईवीएफ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था, और आईवीएफ की वजह से किसी और के एग और किसी और के स्पर्म से ये बच्चा पैदा किया गया, और इस वजह से ये जो बच्चा है बायोलॉजिकल रूप से या फिर डीएनए की रूप से देखा जाए तो इनका था ही नहीं, तो डीएनए मैच कैसे हो? अब डीएनए मैच नहीं हुआ तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि ये तो आपका बेटा नहीं है, हम आपको कैसे कंकाल सौंप दें। अब माँ बाप का तो मानो कलेजा फट गया। उन्होंने कहा कि साहब एक बार और डीएनए सैंपल करवा दीजिए। उन्होंने तमाम और सोर्स लगाया। पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ से ना मैच हो रहा हो तो हम पूरे भारत के सबसे बड़े जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वहाँ भेजेंगे, चंडीगढ़ में। उसके बाद बच्चे का जो सैंपल था यानी कंकाल का और माँ बाप का सैंपल लेके चंडीगढ़ एफएसएल भेजा गया, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ मैच हो जाए। अब वहाँ गया, वहाँ भी डीएनए मैच कराने की तमाम कोशिश की गई। अब जब तमाम कोशिश की गई फिर रिपोर्ट आई कई महीने बाद। अब जब रिपोर्ट आई तो पता चला फिर डीएनए मैच नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए तो मैच होना ही नहीं था, क्योंकि बच्चा इनका डीएनए वाला था ही नहीं, वो तो आईवीएफ से लिया गया था। अब पुलिस वाले कह रहे कि हम डीएनए मैच नहीं हुआ तो कंकाल देंगे नहीं। अब माँ बाप उनका रो रो के बुरा हाल कि एक तो हमारे बच्चे के कातिल कौन है, इनको कोई सजा नहीं मिल रही, कातिल कौन है पकड़ा नहीं गया, मोटिव पता नहीं चला, और वो सब तो दूर की बात, हमें हमारे बच्चे का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया जा रहा। अब माँ बाप दर बदर भटकने लगे, कभी किसी पुलिस वाले के दफ्तर के चक्कर लगाते, कभी कहीं और जाते, कभी कहीं और जाते, कभी मुख्यमंत्री साहब से मिला, उनको बताया, लेकिन कहीं से भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इसी दौरान साल 2024 आ गया, यानी साल 2023 मार्च का एक बच्चा जिसकी 1.5 महीने बाद मई महीने में लाश मिली, 6 महीने तक पुलिस वालों के पास हो उसका कंकाल वैसे ही रखा रहा, इस उम्मीद में कि डीएनए का फैसला हो जाए तो माँ बाप को अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर किसी और को। और कातिल कौन है, वजह क्या है, वो दूर की बात। माँ बाप दर बदर भटक रहे अपने बच्चे की उस लाश के लिए। इसी दौरान जब उन्हें कहीं कुछ मदद नहीं मिली तो फिर पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट से मदद मांगी और कहा कि साहब मदद कीजिए। हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो नीचे भी एक नोटिस पहुंचा कि भाई पुलिस वाले कहाँ हैं, आए अपना पक्ष रखें। अब जब ये बात पहुंची पुलिस वालों तक, इसी दौरान वहाँ के एक एएसपी साहब थे संदीप मिश्रा, उनको किसी भी केस को सुलझाने में बड़ी दिलचस्पी होती थी, बड़ी रुचि रखते थे वो। उन्होंने जब इस केस के बारे में सुना, उन्होंने कहा यार इस केस को तो सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि अब माँ बाप की भी गलती नहीं, उन्होंने आईवीएफ से बच्चा लिया था। तो एक काम करते, वहाँ के हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करते, अगर वहाँ से बाप का पता चल जाए तो फिर उससे डीएनए मैच करा लेंगे, और वहाँ लिखा पढ़ी में है कि इनका बच्चा इनको दिया गया। अब हॉस्पिटल ये लोग पहुँच गए इस उम्मीद में कि वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। हॉस्पिटल वालों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हम बच्चे के माँ बाप कौन है इस बात को डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते, और इस वजह से आपको हम पिता का नाम नहीं बता सकते। अब वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। इधर जो संदीप मिश्रा हैं बेचारे परेशान, उनको एक जिद कि हम इस केस को सुलझा के रहेंगे, तो फिर क्या करें। फिर संदीप मिश्रा ने एक काम किया, उन्होंने फॉरेंसिक की किताबें पढ़नी शुरू की, हिंदुस्तान की, अलग अलग देशों की भी, बाहर की भी, कि कैसे किसी केस को सुलझाया जाता है, कैसे फॉरेंसिक वाले अपनी जांच पड़ताल करते हैं, डीएनए ना मैच हो तो कैसे मैच करवाया जाए, क्या टेक्नोलॉजी है, पुराने ज़माने के जो सीरियल किलर थे फिर उनको कैसे पकड़ा जाता था, ये तमाम चीज़ें अलग अलग लगभग उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी।
और उसी में से एक किताब थी जस्टिस थ्रू साइंस, और ये किताब अमेरिकन बुक थी। और इसमें एक कहानी का जिक्र था जिसमें एक ऐसा ही मामला था जिसमें डीएनए नहीं मैच हो रहा था, फिर उसको एक टेक्निक से मैच करवाया गया। अब ये पूरी टेक्निक जब इन्होंने सीखी, अब संदीप मिश्रा खुश हुए, उन्होंने कहा कि भाई अब थाने वाले को बता दो, ऐसे मामला हो जाएगा। उन्होंने उस बुक की, उस पर्टिकुलर पेज की, पूरा बुक भी नहीं पढ़ा था, उस पर्टिकुलर पेज की एक कॉपी और साथ ही पूरा जो अपना एक रिसर्च था वो तमाम चीज़ें टीआई साहब को भेजी कि आप इस मामले पे ऐसे ऐसे काम कीजिए, काम हो जाएगा। पहुंचा मामला, टीआई साहब ने देखा, उसके बाद कहा छोड़ो और भी काम है, मामला उन्होंने रफा दफा कर दिया। लेकिन इधर हाईकोर्ट पे जब मामला गया तब हाईकोर्ट वालों ने कहा कि काम करो, फौरन इस मामले का निवारण करो, और एक माँ बाप अगर अपने बच्चे के लिए इस तरह तड़प रहे हैं तो ये हमारे देश के संविधान की हत्या है। फौरन जो बॉडी है उसको एनी हाउ मैच करा के भेजो, या फिर पता करो ये बॉडी किसकी है। अब हाईकोर्ट तो अक्सर फटकार लगा ही देता है, और हाईकोर्ट के जजेस का वीडियो आप देखते ही हैं, जब वो फटकार लगाते तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। तो जब फटकार लगी तब इनके पाँव में जू रहेगा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है। तब उन्होंने उस पेज का सहारा लिया, और इससे पहले कि डीएनए मैच, उन्होंने कहा कि ठीक है बॉडी ले जाओ और अंतिम संस्कार करवा दो, क्योंकि सर्कमटेंशियल एविडेंस यही कह रहे थे कि बॉडी इन्हीं के बच्चे की है और आज तक किसी ने क्लेम किया भी नहीं। तो फाइनली साल 2024 में जो बॉडी थी माँ बाप को मिली, लेकिन अभी तक डीएनए नहीं मैच हुआ था। तो डीएनए कैसे मैच हो? तो बड़ा ही सिंपल तरीका था डीएनए मैच कराने का। दरअसल उस बच्चे के जो पुराने कपड़े थे, यानी एक कपड़ा तो पहन के बाहर गया था, बाकी जो पुराने कपड़े थे वो उसी घर में थे, यानी लक्ष्मण और यशोदा के। तो कहीं उसके बाल लगे हुए थे, कहीं कुछ और लगा हुआ था, और साथ ही माँ बाप का जो सलाइवा था, माँ का सलाइवा और ये तमाम चीज़ें उनसे मैच करवाना था। अब वो फॉरेंसिक की चीज़ें थी, उसको तो बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता। तो माँ बाप के पुराने जो सलाइवा थे वो लिया गया, बच्चे के जो घर पे कपड़े थे उनसे डीएनए लिया गया, और उस डीएनए को जब इस डेड बॉडी यानी कंकाल का जो डीएनए संरक्षित करके रखा था उससे जब मैच कराया गया, तब फाइनली साल 2024 के मई महीने में ये डीएनए मैच हुआ। और तब जाके पता चला कि ये जो कंकाल था ये लक्ष्मण और यशोदा का था, यानी उनके बेटे का, जयराज का। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये था कि आखिर कत्ल किया किसने और क्या वजह थी। तो लगभग 1.5 साल में तो मौत की पुष्टि हुई कि हाँ बच्चे को मारा गया। तो वजह क्या थी? तो वजह के लिए पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करी, और अब तक ये मामला हाई प्रोफाइल भी हो चुका था। तो जब जांच पड़ताल करी तो फिर किसी और को नहीं, इसी लक्ष्मण के भाई यानी दशरथ को गिरफ्तार किया गया। दरअसल जो लक्ष्मण की माँ थी उन्होंने 2 शादियाँ की थी, एक से लक्ष्मण थे और दूसरे से दशरथ थे। तो चचेरा भाई या फिर सौतेला भाई कह सकते हैं। तो सौतेला भाई थे, लक्ष्मण के पास कायदे से पैसा बहुत था, तमाम चीज़ें ठीक थी। दशरथ की एक औलाद थी मानवेंद्र, इधर लक्ष्मण की कोई औलाद नहीं थे। तो दशरथ और मानवेंद्र की नज़र थी कि अब कोई औलाद नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी टेक्निकली रूप से हमें मिलने वाली है। लेकिन जब आईवीएफ से इन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया तब इनके तमाम प्लान पे मिट्टी पड़ गया कि यार ये तो मामला फेल हो गया। इसी वजह से इन दोनों ने प्लान बनाया कि एनी हाउ लक्ष्मण के जो इकलौते वारिस हैं जयराज, उनको मार दिया जाए। तो 28 मार्च को जब इन्होंने देखा कि सुनसान जगह पे वो खेल रहा है, फौरन उसको लेके गए, एक खेत में गला दबा के उसका कत्ल किया। और लाश को, उन्हें पता था कि इस खेत में अब जल्दी कोई नहीं आने वाला। गांव में अक्सर ऐसे कई जगह खेत होते हैं कि महीनों तक आदमी उसके अंदर नहीं जाता, जैसे अब इस टाइम कोई धान का खेत हो या फिर ठंडी में कोई गन्ने का खेत हो, जब दवा ववा ना पड़ या फिर गन्ना ना काटना हो तो आदमी नहीं जाता। तो ऐसे एक गन्ने के खेत में उस लाश को फेंक दिया, और तब से वो लाश सड़ गई और वहीं कंकाल हो गई। इलाका दूर भी था तो कोई बदबू भी नहीं आई, और फिर पता नहीं चल पा रहा था कि लाश कहाँ है। अब ये तमाम चीज़ें जब खुलासा हुआ, तो खुलासा बहुत दिन पहले नहीं हुआ, इसी 25 अगस्त को हुआ। 25 अगस्त को जब खुलासा हुआ तब लक्ष्मण का रो रो के बुरा हाल था कि भाई ने बेटे का कत्ल कर दिया, और उस बेटे के कंकाल के लिए इतने सालों तक, इतने महीनों तक वेट करना पड़ा। और धन्य है ऐसे पुलिस वाले जैसे संदीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक फॉरेन की किताब को भेजा, और उसी टाइम अगर उस पर अमल कर दिया गया होता तो शायद इस केस में जल्दी न्याय हो जाता। लेकिन टीआई साहब ने कहा छोड़ो, क्या मुर्दे की शिनाख्त करते फिरे, वैसे भी जिंदा मामले बहुत हैं। तो इसी वजह से ये पूरा मामला अटका रह गया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो अपने आप में बहुत ही सीखने वाली कहानी थी। अगर ऐसी फॉरेंसिक की किताबें फॉरेन की अगर कोई भी थानेदार बैठ के सच में पढ़ ले तो कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनको सुलझा दे वो। और अगर कोई पुलिस वाला ये केस सुलझाता है
कायदे से हम लोग 2-3 चीज़ों का बड़ा गंदा परसेप्शन बना के रखे कि पुलिस वाला बड़ा ईमानदार है। ईमानदार है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो उसका कर्तव्य है कोई ईमानदार हो। पुलिस की ठीक ठाक सैलरी होती है। जैसे एक एसपी साहब थे मनोज शर्मा जी, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मैंने कोई एहसान नहीं किया, जो कि जितनी चीज़ें मिलती हैं, एक बड़ा बंगला मिलता है, एक बड़ी गाड़ी मिलती है, नौकर चाकर, ठीक ठाक सैलरी, तो अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, अपना फ़र्ज निभा रहा है, तो फिर कोई गलत नहीं कर रहा है या फिर बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दे रहा, बस वो अपना काम कर रहा है। लेकिन करप्शन इतना है कि हम लोग कोई ईमानदारी से काम करे तो हम उसको अलग से देखते हैं कि यार ये तो ईमानदार है, इसका ट्रांसफ़र करवा दो। अगर कोई जज तेज तर्रार आ जाए, हम लोग जुडिशरी को बड़ा कोसते हैं कि जुडिशरी फेल है, जुडिशरी गड़बड़ है, लेकिन अगर तेज तर्रार जज आ जाए और आम आदमी का मुकदमा उसमें चल रहा है, चूँकि मुकदमा में दोनों की गलती होती कहीं ना कहीं, तो यही प्रयास करता है आम आदमी कि जज साहब के पास हमारा मुकदमा न जाए, नहीं तो जल्द से फैसला सुना देंगे, लेट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए जज साहब का। और ऐसे हमारी जुडिशरी फिर लटकी रहती है। और ऐसे पुलिस वाले अगर ठीक ठाक काम कर रहा है तो फिर कुछ पॉलिटिशियन, कुछ दबंग लोग उसका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट कीजिएगा। और साथ ही ऐसी कहानियों को अगर आप सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।